नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 22 मई और 22 मई से करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को करेंगे? How many railway stations will be inaugurated by PM Narendra Modi on 22nd May under the Amrit Bharat Station Scheme? ऑप्शन है आपके 75, 103, 150 या 200। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी 22 मई को यानी कि आज करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और इन स्टेशनों के जरिए यात्री सुविधा, कनेक्टिविटी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके 15 मई, 21 मई, 1 जून या 5 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2025 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में चाय उद्योग पर आधारित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने चाय उद्योग के हितधारकों को प्रोत्साहित भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एपीओ की 2025-26 की अध्यक्षता किस देश ने औपचारिक रूप से संभाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज कई क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। Which country has formally assumed the chairmanship of the Asian Productivity Organization for the term 2025 to 26? ऑप्शन है आपके जापान, इंडोनेशिया, इंडिया या साउथ कोरिया। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 2025-26 की जो अध्यक्षता है ना, वो हमारा देश भारत ने इस बार लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। अब भारत ने 20 से 22 मई में ये जो आयोजित हुआ है एपीओ का, ये जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया गया और एपीओ की 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग थी और इसी के दौरान 2025-26 के लिए एपीओ की अध्यक्षता भारत ने भी संभाली है। भारत ने ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0 और एपीओ विजन 2030 को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और नवाचार पर जोर भी दिया। अगला सवाल, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शामिल की गई प्राचीन सिलाई तकनीक से बनी जहाज का क्या नाम है? What is the name of the ancientest ship recently inducted by the Indian Navy? ऑप्शंस हैं आपके INSV विक्रांत, INSV कौंडिन्य, INSV समुद्र या फिर INSV अजंता। तो भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में शामिल की गई प्राचीन सिलाई तकनीक से बनी हुई जहाज का नाम INSV कौंडिन्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। INSV कौंडिन्य को 5वीं सदी ईस्वी में अजंता गुफाओं की चित्रकला में दर्शाए गए जहाज के आधार पर पारंपरिक सिले हुए तरीकों से बनाया गया है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशंस के त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू की गई थी और इसका निर्माण पारंपरिक तकनीकों से केरल के कारीगरों द्वारा किया गया है। अगला सवाल है हमारा, सेकंड ब्लू टॉक्स का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों के सहयोग से किया गया? Which ministry hosted the second blue talks in collaboration with the embassies of France and Costa Rica? ऑप्शंस हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सेकंड ब्लू टॉक्स इसका जो आयोजन हुआ वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और फ्रांस और कोस्टा रिका का जो एम्बेसीज हैं उनके सहयोग से किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। सेकेंड ब्लू टॉक्स का आयोजन 20 मई 2025 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी कि UNOC3 की तैयारियों के तहत समुद्रों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला सवाल, PME ड्राइव योजना के तहत
भारत सरकार ने कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है आपके 50,000, 60,000, 72,000 या 1 लाख। तो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत भारत सरकार ने टोटल 72,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में तो हो गया है, अभी हम लोगों ने जाना था। यह चार्जिंग स्टेशन प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और रेलवे स्टेशन जैसे हाई ट्रैफिक क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, ताकि कहीं पे अगर आपके ईवी व्हीकल का चार्ज खत्म होता है तो आप वहां जाके इजीली चार्ज कर सकते हो और आपको इजीली अवेलेबल भी रहे। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित नमामि गंगे की 63वीं कार्यकारी समिति बैठक में आगरा में स्वीकृत सीवेज प्रबंधन परियोजना का कुल बजट कितना है? सवाल थोड़ा लंबा है, समझने का बात यह है इसमें कि नमामि गंगे की जो 63वीं कार्यकारी समिति बैठक थी, ठीक है, इसमें जितना भी फंड मिला होगा उसमें से आगरा में जो स्वीकृत किया गया है सीवेज प्रबंधन के लिए वो कितना है, उसको कितना आवंटन मिला है? ऑप्शन है आपके 100.25 करोड़, 126.41 करोड़, 150 करोड़ या 175.50 करोड़। तो आपका जो आगरा है इसमें सीवेज प्रबंधन के लिए जो पैसा स्वीकृत किया गया है वो है आपका 126.41 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नमामि गंगे मिशन की 63वीं बैठक में आगरा शहर के लिए 126.41 करोड़ की सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना में 40 इंटरसेप्शन व डाइवर्जन संरचनाएं, 21.20 किलोमीटर सीवर लाइन भी होगी, 8 पंपिंग स्टेशन होंगे, 5 प्रमुख नाले होंगे और उनमें ट्रैश स्क्रीन लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में छपा है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस भारतीय लेखिका को उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए प्रदान किया गया है? मतलब 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है ये मिला है एक महिला को, भारतीय महिला है और उनकी कहानी जो है ना वो कन्नड़ लैंग्वेज पे है, ठीक है, और कन्नड़ लैंग्वेज के साथ ही वो पूरा एक सीरीज है, 12 कहानियों का सीरीज है, उसका नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि किसको मिला है। ऑप्शन है आपके अनीता देसाई, बानू मुश्ताक, अरुंधति रॉय या मृदुला गर्ग। तो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज का जो सम्मान है वो इस बार मिला है बानू मुश्ताक जी को। ये हैं बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को 20 मई 2025 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक बनी है, याद रखिएगा, हार्ट लैम्प। यह पुस्तक कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष, प्रतिरोध और साहस को 12 कहानियों के माध्यम से दर्शाती है, जिसे दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? पहली है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है महिला है इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Who became the first CISF officer to scale Mount Everest in 2025? ऑप्शन हैं आपके सीमा यादव, गीता समोटा, अंजलि शर्मा या रेखा चौधरी। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी जो बनी है वो है आपकी गीता समोता जी। यही है हमारी गीता समोता, हमारी नहीं मतलब हम सब की, हमारे देश की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। 19 मई को सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया और ये उपलब्धि जितना भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, इनमें महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और साहस का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, 2025 में साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पहल E0 FIR की शुरुआत कहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है? इससे कंफ्यूज नहीं होना पायलट प्रोजेक्ट से, बस इतना ध्यान रखिए E0 FIR की शुरुआत कहाँ की गई है। E0 FIR जो है ना वो साइबर क्राइम के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। मोटा भाई ने इसका शुरुआत कराया है, ठीक है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 मई को दिल्ली में E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की, जो 10 लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को स्वतः 0 FIR में बदलती है। और ये पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के तहत की गई और जल्द ही देश भर में लागू भी की जा सकती है। तो ये थे आज के 10 टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि डेली के आपके करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।